आदमपुर उपचुनाव के लिए हलचल हुई तेज। हल्के से कई लोग थामेंगे कांग्रेस का दामन। पूर्व विधायक बनारसी दास वाल्मीकि भी थामेंगे कांग्रेस का दामन। कुल 60 जिला स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता होंगे कांग्रेस में शामिल। बीजेपी के पूर्व प्रदेश संयोजक सोमवीर लांबा, पूर्व पार्षद बीजेपी इनेलो के कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और हिसार के पूर्व सांसद जयप्रकाश की अगुवाई में कांग्रेस में होंगे शामिल। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, पार्टी में आज महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग है जो आदमपुर और हिसार से संबंधित है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष और मैं भी आदमपुर गए, वहां भी ज्वाइनिंग हुई। बड़ी संख्या में लोगों का साथ हमें मिल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी आपके भी कई लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा के साथ कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल, मेवा सिंह, इंदुराज नरवाल और शीशपाल केहरेवाल भी मौजूद। हमें विश्वास है कि आदमपुर में लोगों का साथ मिलेगा और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। वहां के एमएलए जिन्होंने क्रॉस वोट किया, उनकी कार्यशैली से लोग खुश नहीं हैं और उन्होंने हल्के में समय भी नहीं दिया, न लोगों की समस्याएं हल की। वहां की मंडी सड़कें अब बदहाल है। वहां के लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ है उससे लोगों में रोष है। आज हरियाणा में शिक्षक सड़कों पर है, स्कूल बंद हो रहे हैं और 8 साल से भर्तियां नहीं हो रही। निजीकरण की नीति अब शिक्षा विभाग में भी आ गई है। बीजेपी जेजेपी सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। एक आरटीआई में पता लगा है कि 8 स्कूल शुरू हुए हैं और 196 बंद हुए। लगभग 463 स्कूल अपग्रेड हुए। कांग्रेस के समय में 1313 स्कूल अपग्रेड किए। कांग्रेस ने हरियाणा को शिक्षा का हब बनाने का प्रयास किया, इसलिए 1 लाख से ज्यादा भर्तियां की। इस सरकार ने कोई नई भर्ती नहीं की। ऐसी योजनाएं अमलाई जा रही हैं जैसे चिराग योजना, जो सरकारी स्कूलों से बच्चे को दूर ले जा रही है। सरकार से जब विधानसभा में टीचरों के रिक्त पदों के बारे में पूछा गया तो एक ही सेशन के अंतराल में वो 38,000 से 35,000 हो गए, लेकिन कोई भर्ती नहीं हुई। बीजेपी झूठे आंकड़े पेश करती है। हम शिक्षकों के टच में हैं, ये बातें हमें शिक्षकों ने ही बताई है। हम मांग करते हैं कि सरकार तुरंत रेगुलर भर्ती करे। आदमपुर का चुनाव कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता जीतने में सक्षम है। कुलदीप बिश्नोई बार बार परिवार का नाम लेते हैं, उनकी सोच वहीं तक सीमित है। क्या कुलदीप बिश्नोई केंद्रीय संसदीय बोर्ड से ऊपर हो गए हैं? जीतेगी। जिस तरह का रुझान आदमपुर के अंदर स्वयं मैंने देखा है, हम लोग सब गए हैं, वहां लोग ना तो जो जिन्होंने क्रॉस वोट की राज्यसभा में, उसके बाद बीजेपी किया, ना तो उनकी कार्यशैली से लोगों की संतुष्टि है। एक बार इसका दूसरा माइक हो तो ना तो उनकी कार्यशैली से लोगों में संतुष्टि है, ना वो हल्के में उतना समय देते, ना हल्के के अंदर समस्याओं का समाधान में उनकी कोई रुचि दिखाई दी। बहुत बुरा हाल है। आप आदमपुर में जाके देखें, आदमपुर मंडी में जाके देखें। अब तो चुनाव है, नजदीक है, सरकार लिपापोती करेगी, लेकिन सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे, हर जगह पानी का अंबार बढ़ा हुआ है। हरियाणा के अंदर मैं समझता हूं इस तरह का जितनी दुर्दशा आदमपुर मंडी आसपास सड़कों की विकास कार्यों की देखने को मिली, शायद हरियाणा में आपको ना देखने को मिली। उसके अलावा लोगों की जो सुनवाई होनी चाहिए, उस तरह की सुनवाई नहीं। लोगों की इस कार्यशैली को लेकर जो वहां से विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, और उनके इस फैसले को लेकर जिस तरीके से उन्होंने क्रॉस वोट करा और लोगों के साथ विश्वासघात किया, उसको लेकर लोगों में रोष है। लोग बदलाव चाहते हैं आदमपुर में, और लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नजर से चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व, चौधरी उदयभान जी की तरफ और कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे में हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे। कोई आपके प्रश्न होंगे तो इस बारे में बाद में जो है, क्योंकि आप देख रहे हो वो भी कुछ बोले जा रहे हैं, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, तो कोई प्रश्न होंगे तो बाद में ले लेंगे। अभी शिक्षा के बारे में, क्योंकि आज वो भी महत्वपूर्ण है। आज शिक्षकों को सड़कों पे आना पड़ा, और केवल शिक्षकों को ही नहीं, पूरे हरियाणा में स्कूली बच्चों को सड़कों पे आना पड़ रहा है। अपने स्कूलों के बाहर बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं। शिक्षा तंत्र को हरियाणा सरकार
जेजेपी बीजेपी सरकार बिल्कुल बर्बाद करने पे तुली। ऐसा दिखाई देता है कि रिकॉर्ड कर्जा जो सरकार पे चढ़ गया है और सरकार रिकॉर्ड कर्जे के साथ साथ सरकारी खर्चे से बचने के लिए अलग अलग महकमों पे मार पड़ रही है और उसमें शिक्षा प्रमुख महकमा है। ऐसा भी दिखाई देता है कि निजीकरण की नीति, जिस नीति के तहत पहले खेती को निजी करने का प्रयास किया गया किसी कानूनों को लाकर, फिर अग्निवीर योजना लाकर फौज को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बदलने की कोशिश की गई और अब स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को लगातार जो बंद किया जा रहा है और 8 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं हरियाणा में, उसको देख के ऐसा लगता है कि शिक्षा से भी सरकार अपना जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। हरियाणा के अंदर आज ये जो स्थिति बनी, इसमें कई फैक्ट एंड फिगर हैं जो कि हमारे प्रेस नोट में भी कवर होंगे, लेकिन कुछ प्रमुख बातें आपके बीच में मैं जरूर रखना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि एक आरटीआई आई, उस आरटीआई में आया, हमने आरटीआई लगाई थी, हमारे एक किसी कार्यकर्ता ने, उसने कहा कि 2014 से लेकर और अब तक कितने स्कूल स्टार्ट हुए और कितने स्कूल बंद हुए। उसका जवाब आया कि हरियाणा में 8 स्कूल सरकार ने शुरू किए और 196 बंद किए, ये 105 नए बंद कर दिए जो उसके बाद, तो यानी कि 301 स्कूल बंद हुए। 8 स्कूल। सरकार का काम शिक्षा के तंत्र में के विस्तार का है, ऐसा सुना जाता था। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बन गया कि 301 स्कूल बंद हो गए हरियाणा जब से सरकार आई है। और उस आरटीआई में यह भी जानकारी दी गई कि लगभग 430 स्कूल अपग्रेड किए गए। 430 नहीं, 463, सॉरी, 463 स्कूल अपग्रेड हुए इस सरकार के कार्यकाल में। मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि इसकी तुलना में जब हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, तो कुल 13,013 स्कूल अपग्रेड किए गए थे। उसका 9 साल के अंदर 13,013 स्कूल अपग्रेड किए गए थे। उससे आप 3 गुना ज्यादा स्कूल उस समय अपग्रेड हमारी सरकार के समय, हमारी गवर्नमेंट, हाँ 1313 हमारी गवर्नमेंट में, इनके में 463 स्कूल अपग्रेड किए गए। इसी प्रकार से हमारे सरकार के समय, क्योंकि हरियाणा को शिक्षा का हब बनाने पे ध्यान दिया गया था, 1 लाख से ज्यादा शिक्षा में भर्तियां की गई थी, जिसमें जेबीटी, गेस्ट टीचर, 12 नई यूनिवर्सिटीज जिनकी स्थापना की गई थी उन यूनिवर्सिटियों के अंदर, और लगभग 15 जो राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूशन आए थे, कहीं IIM, कहीं एम्स लाइक इंस्टीट्यूट, कहीं NID, कहीं निफ्ट, उनके अंदर निफ्टेम, 1 लाख से ज्यादा। सरकार ये बताए, आज सरकार से मैं कई सवाल पूछना चाहता हूं इस विषय पे, सरकार ये बताए कि 8 साल में एक भी शिक्षा महकमे के इश्तिहार से कोई भर्ती हुई हो। ये हमारे समय की भर्ती के आंकड़े, जो एक जेबीटी की जो कंटिन्यू थी उसका आंकड़ा देते हैं, लेकिन उसका इश्तिहार हमारी सरकार के समय आ गया था। नई भर्ती इस सरकार ने कोई की, ना नई भर्ती की, ना नए स्कूल खोले, और उसके बाद एक के बाद एक ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं। चिराग योजना, आप सब जानते हैं चिराग योजना। प्राइवेट स्कूल में आप जाओगे तो प्राइवेट स्कूल के अंदर आपको, सरकारी स्कूल में तो 500 की सरकारी स्कूल में तो 500 आपको की फीस देनी पड़ेगी, और प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर आप दाखिला लोगे तो 1100 पर मंथ सरकार सब्सिडी देगी। जो 134A की जो भावना थी कि 10% को फ्री, ना तो उस भावना का, और इसमें सेलेक्टेड स्कूल्स हैं, आपको पता है। पहले चिराग योजना आई और अब ये रैशनलाइजेशन की जो न्यू ट्रांसफर पॉलिसी आई है, जिसको लेकर आज ये विरोध किया जा रहा है। इस ट्रांसफर पॉलिसी के रैशनलाइजेशन के विरोध में आज पूरा प्रदेश आज उठ के खड़ा हो गया है।
इसको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। पूरा प्रदेश आज उठ के खड़ा हो गया। इसके अंतर्गत जैसे अभी मैं बता रहा था 105 तो स्कूल ही बंद कर दिए गए। प्रदेश में 450 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस की स्ट्रीम बंद, जहां आप हमारे छात्रों को और गरीब से गरीब परिवार से आए हुए छात्रों को, दूर दराज गांव में जो छात्र उनको शिक्षा की तरफ लेके जाना चाहते हैं, या जो शिक्षा के हब को बनाने का काम किया गया था हमारी सरकार दौरान, उसको आप सारी प्रोसेस को आप रिवर्स करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो इन्होंने लिस्ट बनाई है 1000 स्कूल, सरकारी स्कूल अनवाइबल और बंद करने की तैयारी। देखो 301 तो कर दिए और 1057 जिसमें 743 प्राथमिक स्कूल और 1314 मिडिल स्कूल, इनको बंद करने की तैयारी, क्योंकि इनकी जो असेसमेंट है उसके अनुसार ये स्कूल वायबल नहीं है। यही नहीं, मैं एक और आप में इसमें जानकारी लाऊं। जैसे मैंने कहा कि 8 साल से भर्ती नहीं हुई, सरकार पहले तो बताया 8 साल से शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये एक चाहे चिराग योजना है चाहे रैशनलाइजेशन है, कहीं ना कहीं इनके आड़ में सरकारी शिक्षा के तंत्र को कमजोर करो, भर्ती ना करना पड़े, स्कूलों को बंद करो, इस नीति पे सरकार चल रही है। आपको एक ताजुब होगा, विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था, गीता जी ने भी उस पे विधानसभा में बार बार प्रश्न पूछा गया है। पिछली विधानसभा सत्र में सरकार ने बताया कि 38,476 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, 38,476। इस विधानसभा में जब वही सेम प्रश्न पूछा गया तो सरकार ने बताया 35,800 पद रिक्त हैं। कहने का मतलब ये है कि हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भर्ती नहीं हुई मगर रिक्त पद में भारी गिरावट, यानी कि पद समाप्त किए जा रहे हैं। या तो और क्या कारण हो सकता है? 3000 से ज्यादा रिक्त पद आपने समाप्त कर दिए एक विधानसभा सत्र से दूसरे विधानसभा सत्र में, और एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि ये रैशनलाइजेशन, चिराग योजना, जिस तरीके से सरकार जिस तरफ चल रही है कि लगभग ये जो 3000 नहीं, इस रूप से सरकार चलेगी तो आने वाले समय में 20,000 तक जो शिक्षकों के जो पद हैं उनको सरकार समाप्त करने का काम करेगी। एक और इसमें मैं बात रखना चाहता हूं, एक ये रैशनलाइजेशन पॉलिसी में एक बात आई है, एक टर्म आया है कैप्ट, जिसको लेके बड़ा रोष है। ये जो तमाम पंचायतों के मेरे को मेमोरेंडम मिले हैं, मैं एक एक पंचायत का आपको नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये तमाम पंचायतों के मेमोरेंडम मिले हैं। माछोली पानीपत से, सोटी गांव भापड़ोदा झज्जर से, खारिया गांव हिसार 2 से, ये जो खारिया गांव आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में लगता है, बिसान गांव झज्जर से, कुलाना हिसार, आसोदा गांव, तमाम ये तो मेरे को मेमोरेंडम मिले। लेकिन बाकी भी जहाँ पे जैसे मैं वहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ ये ट्रांसफर्स हो रही, जहाँ से कोई टीचर जिस स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया जा रहा है उसको उस पर्टिकुलर विषय की वो उस पोस्ट को कैप्ट नाम से रखा जा रहा है, और वो एक तरीके से कैप्ट का जो वैसे तो मंत्री जी बताएंगे कि कैप्ट का क्या अर्थ है, मगर हरियाणा शिक्षक जगत में वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे, कैप्ट का मतलब ये है कि भाई इस पद को कैंसिल करो, ये पद अब वहां पे वेकेंट ही रहेगा। और ये पद जैसे 3002 विधानसभा सत्रों के बीच में पद ही समाप्त हो गए, तो वो कैप्ट होके समाप्त हो रहे हैं। और इसमें सरकार ने बहुत बड़ी खामियां हैं। सरकार ने एक स्कूल को यूनिट मानने की बजाय गांव को यूनिट मान लिया। अब मैं बताना चाहता हूं, कई जगह हरियाणा में बहुत बड़े बड़े गांव हैं, ऐसे भी गांव हैं जो 20,000 से ज्यादा आबादी है,
10,000 से ज्यादा वोट हैं। ऐसे ऐसे गांव भी हरियाणा में हैं। क्या बड़े शहरों, बड़े कस्बों में, छोटे कस्बों में क्या एक ही स्कूल होता है? आपने एक यूनिट मान लिया। उस गांव में अगर 2 स्कूल हैं, जो एक कोने में दूसरे कोने में, जो अलग अलग जगह, और वो ये स्कूल कोई एक दिन में नहीं बने। मैं नहीं कहना चाहता सारे स्कूल हमारी सरकार में बने होंगे। ये स्कूल अलग अलग लोगों ने अपने मेहनत से, पीढ़ियों ने चंदा करके ये सरकारी स्कूलों की, और सरकारों ने, हर सरकार का योगदान रहा था जो ये सरकार इस तंत्र को नष्ट कर रही है। तो ये सरकार बिना सोचे समझे इस तरह की जो नीति ला रही है। आज हमारे शिक्षक सड़क पे हैं, और ये पंखा देखना अगर बंद सा हो जाए तो थोड़ा। आज ये हमारे शिक्षक सड़क पे हैं। आज हमारे प्रेस वालों का तो करो भाई। प्रेस वालों का तो करो। देखो इस बार, अब मैं इसका जो है, हम शिक्षकों का समर्थन करते हैं और इस शिक्षा तंत्र की बर्बादी के विरोध में हम हर स्तर पर आवाज उठाएंगे। आखिर में मैं इसका निष्कर्ष करते हुए कुछ सवाल सरकार से पूछते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर आपसे प्रश्न जो आपके होंगे। देखो, एक और इसमें एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं। इनरोलमेंट, एक ही साल में इनरोलमेंट सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख कम हो गया। 2,30,000 था पिछले टर्म में फर्स्ट क्लास का इनरोलमेंट, क्लास वन में। वो अब ट्रिब्यून की खबर है, वो इस साल घटकर 1,30,000 के लगभग रह गया। तो ये भी एक आंकड़ा आपके लिए है कि उसी दिशा में, जिस दिशा में कह रहा हूं सरकार को। तो हमारे प्रश्न हैं कुछ। भाई ये सरकार, एक और बात अभी गीता जी ने कही, वो भी जायज प्रश्न है कि जो संस्कृति है, हमने आरोही स्कूल खोले, संस्कृति स्कूल खोले, किसान मॉडल स्कूल खोले। इस सरकार ने कुछ नहीं, इस सरकार ने कुछ स्कूलों को अभी नाम दे दिया है मॉडल संस्कृति स्कूल। कुछ उसमें स्कूल वही है, सब कुछ वही है, लेकिन बस फीस बढ़ा दी गई है। नहीं, ये सही है, इसकी 500 रुपए। तो ये कहां तक न्याय? हमारे समय देश में सबसे ज्यादा 19.5 लाख एससी वर्ग के, बीसीए वर्ग के और 36 बिरादरी के बीपीएल परिवारों के से आ रहे छात्रों को पहली से 12वीं क्लास तक छात्रवृत्ति मिलती थी। लगभग 19.5 लाख बच्चे उससे लाभान्वित होते थे, 100 रुपए से बढ़कर 400 रुपए तक 12वीं क्लास में। इस सरकार ने उस योजना को लगभग समाप्त करने का काम किया है और फीस बढ़ाने का काम किया और मॉडल संस्कृत स्कूल, स्कूल का नाम रखने का काम किया और अब स्कूलों को समाप्त कर रहे हैं। दूसरा एक और प्रश्न है कि एचटेट और सीटेट को बराबर सरकार क्यों मान रही है? और 8 साल से भर्ती नहीं करी शिक्षकों की, तो एचटेट हर साल सरकार क्यों लेने का काम कर रही है? उनका जो शिक्षक लगना चाहते हैं उनके साथ इतना बड़ा धोखा सरकार क्यों कर रही है? इसके साथ साथ जो मैंने पहला प्रश्न पूछा है वो आप भी पूछें। 2014 के बाद नई भर्ती शुरू करके कितनी भर्ती हुई सरकार बताए? ना तो भर्ती ना स्कूल। आखिर में एक तुलनात्मक बात रखते हुए अपनी बात मैं समाप्त करूंगा। जैसे हम कहते हैं कि हमारे समय में हमने प्रयास किया कि हरियाणा शिक्षा का हब बने, वो हम ऐसे ही नहीं कहते। 1 लाख से ज्यादा भर्ती हुई उसमें, केवल शिक्षा में। उस समय 12 सरकारी यूनिवर्सिटीज हमारी सरकार के समय हरियाणा के कोने कोने में स्थापित की गई। 22 डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कुल मिलाकर 34 यूनिवर्सिटीज। हरियाणा में कुल 2004 से पहले 60 कॉलेज थे। हमारे सरकार के समय उनकी संख्या दुगनी की गई, 55 कॉलेज।
नए स्थापित किए गए। हरियाणा जब से बना था तब से 3 कुल मेडिकल कॉलेज थे, उनकी संख्या बढ़ाकर 8 मेडिकल कॉलेज हरियाणा में स्थापित किए गए। हमारे समय 141 ITI, कुल 97 ITI थी हरियाणा के अंदर 2004 से पहले, और उनकी संख्या बढ़ाकर हमारे समय 141 नई ITI स्थापित की गई। इसी प्रकार से स्कूलों का अपग्रेड, रिकॉर्ड 1313 स्कूल अपग्रेड किए गए, जो इन्होंने केवल अभी जो RTI आई है 400 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। जो है गीता जी बता रही हैं। तो कोई भी अगर आप मापदंड देखेंगे, शिक्षा क्षेत्र में हरियाणा आगे निकला था। हमारी यूनिवर्सिटीज, MD यूनिवर्सिटी टॉप 30-40 यूनिवर्सिटीज में आती थी। अब हरियाणा का जो अभी पीछे रिपोर्ट आई, टॉप 100 में ना तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, ना कोई लॉ कॉलेज, ना कोई मेडिकल कॉलेज, ना जो यूनिवर्सिटी है वो MDU टॉप मोस्ट रैंक 94th। तो हरियाणा से कोई प्रोफेशनल टॉप 100 में नहीं है। हरियाणा देश में अकेला ऐसा प्रदेश। ये व्यवस्था हो गई शिक्षा की। तो ये सरकार जिसने हरियाणा को भ्रष्टाचार में नंबर 1 और बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है, आज शिक्षा तंत्र को अगर ये बर्बाद करेगी यूं, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो ये आज हमारा एक मकसद आज आपको ये भी था कि जो शिक्षक हैं और इनको हम पूरा हमारा साथ समर्थन। अब आपके कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। कितने? ये देखो, एक RTI में हमारे पास जो उपलब्ध जानकारी है और एक इनके पास ये जो अपने प्रेस नोट में दे रहे हैं, या तो ये RTI जब हमने RTI लगाई थी उससे पहले प्रेस नोट देके RTI जो जवाब देता है उसको भी इन्फॉर्म कर देते। अब RTI में तो हमने निकलवा ली सारी जानकारी, तो उसमें तो हम क्या बताएं। बिल्कुल ना सिर्फ हमने स्कूलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई नंबर ऑफ स्कूल्स, मगर उसके एडिशनली ROE स्कूल्स जो सिरसा, फतेहाबाद, मेवात, किसान मॉडल स्कूल, मॉडल संस्कृति स्कूल स्थापित किए गए, जो देश में जिनकी साख बनी। और आज उनका क्या हाल है आप देख सकते हैं। तो ये हम आंकड़ों के साथ, RTI के आंकड़ों के साथ ये जो इन्होंने किया है, क्योंकि हम हर रोज इनसे सवाल ये पूछ रहे हैं, तो ये इस तरह की जो ये आंकड़े हैं हम इनको डिस्प्यूट करते हैं, और हम बाकायदा RTI में जो हमने सारे जवाब मंगाए हैं उनके आधार पर, और हमारे पास सारी जो जानकारी है इसका जवाब देंगे। बिल्कुल उनसे हम टच में, जो शिक्षक आए हैं, ये बहुत सी जो बातें आपके बीच में रखी हैं ये उन शिक्षकों ने ही हमें बताई हैं जितेंद्र, और उनसे हम टच में हैं। जब शिक्षक और मुख्यमंत्री जी क्या सोच रही है मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि हम वो कहते हुए भी हमारे को बड़ा अजीब सा लगता है कि हम कहना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मगर मुख्यमंत्री जी ने गोहाना में क्या कहा था वो मैं वर्बेटम आप कहो तो वो है क्या अपना, एक बार मेरा मोबाइल देखिए भाई, किसी गोहाना में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि शिक्षक जो हैं वो कंधे से ऊपर मजबूत होने चाहिए, और हरियाणा के लोग जो हैं वो कंधे से नीचे मजबूत हैं। उनकी एग्जैक्ट थी मुख्यमंत्री जी की। तो शिक्षकों के प्रति इनका टीचिंग का कार्य वह व्यक्ति कर सकता है जो कंधे से ऊपर मजबूत हो। मुख्यमंत्री जी ने आगे कहा कि हरियाणा के लोग कंधे से नीचे मजबूत हैं लेकिन कंधे के ऊपर कमजोर हैं। प्रदेश के जिस मुखिया के विचार हरियाणा वासियों के बारे में ये हों और 8 साल से शिक्षा की भर्ती ना निकाली हो, तो कहीं उनकी ये सोच तो नहीं रही।
सीटेट और एचटेट को बराबर क्यों क्यों मान रहे हैं सरकार? क्या बाकी प्रदेश मानते हैं? एचटेट को क्यों वैल्यू नहीं दी जा रही? तो ये बातें हैं जो जिसका जवाब उनको देना चाहिए। बाकी ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूं आपको, एक एक आंकड़ा, ये या तो आरटीआई का या आपकी। अब ये 450 मंत्री जी प्रेस नोट जहाँ बता के बताएं, 450 साइंस बंद हो गई, इसके बारे में बताएं, कुछ जानकारी दें। मंत्री जी मैंने प्रश्न पूछे हैं, कितने शिक्षक भर्ती जो इन्हीं की सरकार में एडवर्टाइज आई हो 2014 के बाद इन्होंने करे। मंत्री जी बताएं 3000 पद कैसे कम हो गए। मंत्री जी बताएं 301 स्कूल जो बंद इनके समय हुए हैं और केवल 8 स्कूल खुले हैं, और ये आरटीआई आपको उपलब्ध करा देते हैं। तो आप मंत्री जी उस बारे में सारी जानकारी दें। और एक एक स्कूल का जो मेरे पास मेमोरेंडम उन्होंने मेरे को दिया है, ज्ञापन जो दिया है, वो मैं अगर आपको पढ़ के सुनाऊं तो आप, अब जैसे रोना गांव है, आप सुनिए, ये क्या एक एक गांव का आप सुनिए कि समस्त ग्रामवासियों के साथ अवगत कराया जाता है। शहीद रविंदर सिंह राजकीय कन्या वरिष्ठ महाविद्यालय की स्थापना 1934 में हुई थी। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी हमें नहीं जानकारी है, लेकिन इस स्कूल की स्थापना 1934 में हुई थी। इस विद्यालय में लगभग 70-80 किलोमीटर तक की लड़कियां शिक्षा ग्रहण करने आती थी। साथ में विद्यालय में हॉस्टल की भी सुविधा थी। रोना एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक गांव सोनीपत जिले का। और इनकी जो है जो नीति चलाई हुई है सरकार द्वारा, जो नीति चलाई है, अध्यापक और प्राध्यापकों के पद समाप्त कर दिए, जिनकी संख्या लगभग 6-7 पद समाप्त इस स्कूल के अंदर हो गए, और भविष्य का छात्राओं का, जिससे भविष्य खराब हो गया। कुल मिला के सरकार ने कहा खरखौदा चले जाओ। अब सरकार व्यवहारिक बातें नहीं समझती। अब वो छात्राओं को खरखौदा जाने के लिए ग्रामीण अंचल में ये किसान और मजदूर परिवार कितने परिवार भेजेंगे और कितने परिवार उसमें संकोच करेंगे। और कोई संकोच करता है, एक भी बच्चा अगर पढ़ने से वंचित रह जाता है, तो सरकार एक पूरी पीढ़ी को, इस रैशनलाइजेशन पीढ़ी से कितना बड़ा झटका दे रही, इसका अंदाजा आप लगाओ। मैं एक और आपको उदाहरण देता हूं, क्योंकि आपको ये जो उदाहरण है इसलिए मैं दे रहा हूं। एक पाई स्कूल का भी मैं पाई का भी उदाहरण देता हूं। ये बहुत मेरे पास ये सारे जो है ना ज्ञापन लोगों ने मुझे दिए हैं। एक बार ये दिखाना है। पाई जो गांव है, आप ये सोचे, पाई में एक पीटीआई पद था, और जिसकी वजह से प्रो कबड्डी तक एक रुचि है खेल की। पाई एक बहुत बड़ा गांव है, उसको क्लस्टर स्कूल भी उसको रखा गया है। लेकिन अब वो पीटीआई पद और प्रो कबड्डी में भी 3-3, 4-4 पाई से जाते हैं। ये भालू जी बताएंगे, इनके गांव से भी बहुत प्रो कबड्डी में हैं। अब वो आपने वहां पे पीटीआई, अब वो पीटीआई का जो है, अब देखो पाई से 7-8 बच्चे प्रो कबड्डी में भी सिलेक्ट हुए हैं। संदीप ढोल, कृष्ण ढोल, मनीष ढोल इत्यादि। 400 बच्चे आज ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने आ रहे हैं वहां। लेकिन सरकार ने पीटीआई की पोस्ट को ही खत्म कर दिया। ये तो बढ़नी चाहिए थी ये सुविधाएं तो हमारे गांव में। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा ये स्कूल कहां बंद हुए हैं, ये भी एक सरकार बताए। ये शिक्षा मंत्री जी जो ये हमारी बात को लेकर प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, ये बताएं, ये सबसे ज्यादा यमुनानगर जिले में बंद किए हैं 22 स्कूल, जहां से शिक्षा मंत्री है। ये बिशन लाल सैनी जी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ। और उसके बाद कुरुक्षेत्र, और सुनो रादौर ब्लॉक। अब आप एक बात बताओ, गांव धनपुरा रादौर में पड़ता है, गांव धनपुरा। मैं एक का सारा रिकॉर्ड है, मगर यहाँ पे इतना समय नहीं, मगर क्योंकि बिशन लाल जी बैठे। धनपुरा, वहां पर एक स्कूल इसलिए बंद हो गया, टीचर नहीं है, टीचर की भर्ती नहीं करी 8 साल। धनपुरा गांव के बच्चों क्या कसूर। पूर्णगढ़, छारी का माजरा। तो ये आप सोचो, आप
देखिए, इसमें सरकार को रेगुलर भर्ती करनी चाहिए, जो हमारी सरकार से मांग है। तुरंत सरकार रेगुलर भर्ती करे। तुरंत सरकार, जो भावना थी 134A की कि हर प्राइवेट स्कूल के अंदर 10% हो, वो लागू सरकार कराए। सरकार, एक और इसमें आंकड़ा है, पूरे देश में लगभग 16% एक्सपेंडिचर हर स्टेट गवर्नमेंट का शिक्षा पे है। हरियाणा में 14.2% ही है। तो सरकार ढिंढोरा पीटती है, लेकिन शिक्षा के तंत्र का जो 8 साल में सरकार द्वारा नुकसान किया गया है, उस नीति को सरकार बदले। और कुल मिलाकर जो सरकार की सोच है कि भाई कृषि भी निजी हाथों में सौंपो, फौज भी ठेके की प्रथा पे ठोको, और शिक्षा भी सरकारी स्कूल बंद करो, सरकारी भर्ती करो नहीं, और धीरे धीरे प्राइवेट में चिराग योजना में 1100 दो और सरकारी स्कूलों में 500 की फीस लो। तो ये जो सरकार की जो नीति है, इस नीति को बदलने की आवश्यकता है। कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे सरकार का और निजी क्षेत्र का दोनों का बैलेंस जरूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य उनमें से एक है, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी भारत का संविधान ये रखता है कि हर छात्र, चाहे वो गरीब, चाहे वो अमीर, चाहे वो गांव, चाहे दिल्ली, किसी भी जगह किसी का जन्म हुआ हो, हर बच्चे को अच्छे से अच्छा बेस्ट क्वालिटी शिक्षा का अधिकार है। इसीलिए सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाना जरूरी था, और यही हमने प्रयास किया था। सरकार ने आज चौपट कर दी व्यवस्था। अंदाजा इसी से लगा सकते हो आप, मोटी बात, कि भाई भर्ती नहीं हुई। तो ये हमारी सारी मांगे हैं। हम तो उतरे ही हुए हैं सड़कों पर। प्रस्ताव था हमारा कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में, स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ। हाँ, हमारा एक प्रस्ताव ये भी था, स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ, और हर स्तर पर हम लड़ाई लड़ेंगे। एक और मैं आपको खैर एक क्या फोटो दिखाऊं, कलानौर की एक फोटो दिखाना चाहता हूं, कलानौर के गर्ल्स स्कूल की। मगर हमारे जो है वो शायद साहिल जी, वो जो है चांदवीर जी, वो शायद है नहीं। चांदवीर जी, एक बार दिखाना आपने फोटो उसकी, कलानौर की। चांदवीर जी होंगे। गर्ल्स स्कूल की मैं फोटो दिखा दूंगा आपको। मैं खुद गया वहां पर मतलब जो है पशु बांधे जा रहे हैं स्कूल के अंदर, ऐसी हालत। और लगातार पिछले कई साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये स्कूल तो ऐसे ही, शिक्षा तंत्र चरमरा गया है प्रदेश का। दुख की बात ये है, ये देखो जी, ये कलानौर में मैं अभी पीछे गया था, ये मतलब ये स्थिति है। ये गर्ल्स स्कूल की है कलानौर की, मतलब ये। तो ये बड़ा मतलब आज, और ये केवल कलानौर की नहीं है। आज एक बात बताओ आप मेरे को, कितने गांव का मैंने बताया, गांव में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स स्कूलों पे ताला लगा के बैठने पे, जब जहां स्टूडेंट को भी धरने पे आने मजबूर हो जाए और शिक्षक को भी धरने पे आने के मजबूर हो जाए, और जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, वो हमारे बयानों का पलटवार करने के लिए बनाए हुए आंकड़ों से प्रेस नोट देने का काम करें, जो कि उनकी सरकार से संबंधित भी नहीं है, वो पुरानी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि ये सरकार जहां बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, कानून व्यवस्था के विषयों पर पूर्णतः विफल है, वहां शिक्षा में कितनी विफल है, शिक्षा क्षेत्र में, उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। देखिए, ऐसा है, आदमपुर का चुनाव कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जीतने में लड़ेगा और जीतने में सक्षम है। और वो बार बार परिवार की बात करते हैं कि भाई हुड्डा साहब लड़ें, उनके परिवार से कोई लड़ें, और अपने खुद के स्वयं वहाँ करते हैं। तो देखिए, उनकी सोच वहाँ तक सीमित हो सकती है। मेरा मानना है कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, पूरा हरियाणा कांग्रेस पार्टी का परिवार है, पूरा हरियाणा हुड्डा साहब का परिवार है। कोई भी हमारा परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा, कोई कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के, कोई भी, और वहां से जीतेंगे। लेकिन वो ये बताएं
कि वो कभी अपनी बोलते हैं, कभी अपने लड़के की बोल रहे हैं। क्या ये संभावित प्रत्याशी भाजपा के कुलदीप जी, क्योंकि आज के दिन तो विधायक पद से तो उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है, क्या ये भाजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड से क्या ऊंचे हो गए, क्या ऊपर हैं? क्या भाजपा में टिकट की अपनी स्वयं घोषणा की नई रीत आ गई? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों में नहीं रहती है, कभी वो किसी करते कभी किसी करते, तो पहले उनको आने दो। और दूसरी ये बताएं कि ये कहते हैं कि आदमपुर मेरा परिवार है, तो क्या परिवार में अगर इनको लड़ाना है तो कोई, क्या परिवार में केवल स्वयं या जो इनके पुत्र हैं उनके अलावा क्या किसी तीसरा कोई और परिवार में है जिसका एक भी कोई कार्यकर्ता जिसका नाम सुझाव दे दें कि लड़ लें? जो हमारे तो कार्यकर्ता लड़ेंगे। क्या इनके पूरा परिवार है आदमपुर, या केवल अपना ही परिवार है? ये बताएं, ये बताएं क्या पूरे आदमपुर परिवार मानते? तो क्या कोई एक व्यक्ति, तो ये हमारी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी में हमें पूरा विश्वास है, जैसे हमने कहा कि हम जीतेंगे चुनाव। और नहीं, मैं पहले, हाँ बताओ सवाल। नहीं देखिए, इसमें जैसे हमें पूरा विश्वास है कि आप देख रहे हो, हाँ अब चलवा लो, अब चला ले, अब कोई दिक्कत नहीं, अभी कागज जो है ना। अब देखो, हमें पूरा विश्वास है कि लोगों का मन वहां बदलाव का है, और बदलाव का कैंडिडेट को लेकर है, पार्टी को लेकर नहीं। कांग्रेस पार्टी को ही वहां जिताया था लोगों ने, लोग कांग्रेस पार्टी को ही जिताएंगे। और कांग्रेस की जो हमारी प्रक्रिया है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व वहां पर सभी आकलन करके जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनको सही समय पे जो हमारी प्रक्रिया है उसके अनुसार मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन सभी एकजुटता से, सारा कांग्रेस परिवार एकजुटता से चुनाव लड़ेगा, और लोग की जो आशाएं हैं उन पर पूरा उतरेंगे, और हम चुनाव जीतेंगे। हमारी जो उनकी जो चुनौती है उसका यह है कि हम चुनाव जीतेंगे। हम कोई चुनौती किसी की व्यक्तिगत रूप में नहीं ले रहे, मगर हम चुनाव जीतेंगे। देखिए, ये आप परिचित हैं इनसे, ये इनका नाम है भालू जो है, तो ये जो है ये भी हमारे परिवार से ही हैं। शीशपाल जी भी हमारे परिवार से हैं, गीता जी भी हमारे परिवार से हैं, जितेंद्र भारद्वाज जी, वरुण जी, सारा हमारा तो परिवार है। बिशन लाल सैनी जी हमारे परिवार, कांग्रेस का परिवार है सारा। तो हमने कहा कि उन्होंने चुनौती दी कि भाई कोई परिवार से, तो कांग्रेस परिवार से, और पूरा हरियाणा कांग्रेस का परिवार है, तो कोई भी आम आदमी वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो ये, और आप इस बात का अंदाजा लगाएं, हम आदमपुर जा रहे हैं तो लोग वहां ज्वाइन कर रहे हैं, रात को 12-12 बजे तक ज्वाइनिंग चल रही है वहां पे। हम हिसार गए तो ज्वाइनिंग, चंडीगढ़ आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षकों के उसमें होती है, लेकिन ज्वाइनिंग, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत से आधार है, जैसे हमने बताया कि उनका जो कार्यशैली रही है उससे लोग संतुष्ट नहीं है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वे वो विधानसभा में क्यों नहीं बोलते, वो संसद में क्यों नहीं बोलते। लोग पूछते हैं कि क्षेत्र के लोगों की सुनवाई क्यों नहीं करी, क्षेत्र में क्यों नहीं रहते। लोग ये पूछ रहे हैं कि वो क्यों गए, क्या वो आप भाजपा का प्रधान बनने गए, क्योंकि वो खुद ये कहते हैं कि वो इसलिए गए कि वो कांग्रेस में उनको कोई पद नहीं मिला प्रधान का, तो वो क्या कांग्रेस अब भाजपा का प्रधान बनने गए। लोग ये पूछ रहे हैं कि
लोगों में ये है कि अगर वो या तो प्रधान बनने गए या किसी दबाव में गए, क्योंकि एक ये भी बहुत बड़ी बात है, भाजपा प्रधानमंत्री बड़े कह रहे हैं, परिवारवाद पे कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, अब वो स्वयं अपनी टिकट अपनी किसी की टिकट कर रहे हैं, तो क्या भाजपा केवल जुबानी खर्च कर रही है परिवारवाद पे? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम काला धन लाएंगे बाहर से, अखबारों में हमने पढ़ा कि उन पर मुकदमे चल रहे हैं काले धन से संबंधित, तो क्या वो भी जुबान खर्च कर रही थी भाजपा? तो कई प्रश्न ऐसे हैं कि उस पर उनको जवाब तो कहना का मतलब जो भी ये सारी बातें हैं तो लोगों के सामने हैं। और दूसरी बात ये है जिसकी वजह से हम आश्वस्त हैं कि हम जीतेंगे, लोगों ने हरियाणा में बदलाव का मन बनाया है। रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई और रिकॉर्ड भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं, और सबसे ज्यादा हिसार के लोग त्रस्त हैं रिकॉर्ड भ्रष्टाचार से, चाहे वो जेजेपी के हों, चाहे अब जो चले गए वो हों भाजपा में, हिसार के लोग त्रस्त हैं। और इसका मैं कहूंगा वो नहीं, इसका ब्यौरा कौन सी पार्टी के पास ज्यादा महकमे है, कौन सी पार्टी में कौन खोपर है और कौन सी पार्टी कितना झीम रही है, कौन सा खोपर, या तो दादा गौतम देंगे। कोई कसर रह गई तो हमारे सांसद अरविंद शर्मा जी बता देंगे कि कौन हम अमृत योजनाओं में, और अगर फिर भी कोई कसर रह गई तो देवेंद्र बबली जी से आप पूछ लेना, देवेंद्र बबली जी बता देंगे आपको। ये चरम पे है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हैं। हरियाणा में बदलाव लोग चाहते हैं, इसीलिए दोनों उपचुनाव में बीजेपी को हराने का काम हुआ। आप पूछ रहे थे, बड़ौदा में भी हराने का काम हुआ और इलाहाबाद में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। लोग बदलाव चाहते थे 2019 में ही, तभी 75 पार नहीं 40 ही सीट दी थी। दोनों उपचुनाव में बीजेपी को हराया है लोगों ने। और वहां हो सकता है कोई कारण रहे होंगे कि इलाहाबाद में हमारा प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, लेकिन आदमपुर के अंदर हमें पूरा विश्वास है, जो साथ मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिल रहा है आज आप देखो, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम यहाँ से निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हमारे कांग्रेस पार्टी के कोई भी जो कैंडिडेट आएंगे वही जीतेंगे। देखिए, इसमें डिटेल में आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा आज जो टॉपिक है शिक्षक वाला और आदमपुर वाला, इन्हीं दो पे सीमित है, डिटेल पे आपसे बात कर लेंगे। बाकी आपको पता है शहीद भगत सिंह जी का एयरपोर्ट के नाम का अगर प्रस्ताव, ये चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रस्ताव रखा था बाकायदा, उस पे जब ये एयरपोर्ट बनने की बात आई तो केवल प्रस्ताव ही नहीं रखा था, तब ये मोहाली एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखने प्रफुल्ल पटेल जी आ गए थे चंडीगढ़। हुड्डा साहब ने जाने से मना कर दिया था कि जब तक इसमें हम शेयर भी देंगे, लोगों ने प्रश्न भी उठाया था उस समय, हम शेयर क्यों दे रहे हैं, इसमें हम जो इसका एयरपोर्ट बनाने का खर्चा आएगा शेयर भी देंगे, उसका नाम मगर शहीद भगत सिंह जी के नाम से रखा जाए। हुड्डा साहब की पहली कंडीशन ये थी, और ये एयरपोर्ट हमारा साझा एयरपोर्ट माना जाए, जो क्योंकि इस एयरपोर्ट का एक राजधानी का, जो हमारी राजधानी है उसका एयरपोर्ट है। तो ये जो है जो इस रूप में ये हमारा स्टैंड है। देखिए, वो तो SYL का मुद्दा जो है उस पर हम, हरियाणा का जो स्टैंड है बड़ा स्पष्ट है, लेकिन हरियाणा सरकार का स्टैंड स्पष्ट नहीं है। हरियाणा सरकार, वो लंबा इशू है, वो दोबारा से आपसे बीच में, क्योंकि SYL पे बार बार हम बोलते रहते हैं। हाँ, हाँ, ये बात एक पॉइंट में रह गया था कि वो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़, ये हमारा स्टैंड है। वो जो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़, ये हमारा स्टैंड है। ये क्योंकि चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है, इसीलिए हमने वहाँ पे उसमें हरियाणा सरकार की तरफ से उसमें अपना जो खर्चा था उसमें अपना शेयर दिया हम। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर आपको पता है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव की एक प्रक्रिया चल रही है। उस रूप में हरियाणा की जो संगठनात्मक, जो हमारा जो संगठनात्मक चुनाव है वो लगभग
वो प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है हर जिले में, हर ब्लॉक लेवल पे जो हमारा चुनाव हो रहा था, क्योंकि पहले मेंबरशिप हुई, मेंबरशिप की आपको डेट्स हमने साझा करी, उसके बाद संगठन के चुनाव की जो हमारे चुनाव, संगठन का चुनाव ब्लॉक से जिले स्तर तक ये लगभग पूर्ण हो चुकी है। और जो है अब राष्ट्रीय जो डेट्स आएंगी उसके अनुसार सारे देश में एक साथ ये अनाउंसमेंट्स एक के बाद होंगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव की डेट है, आज भी मधुसूदन मिस्त्री जी ने उसको लेकर कुछ बयान दिया। उससे पहले सारे डेट्स की एक साथ सारे देश की, जिसमें हरियाणा प्रदेश नहीं, देखिए उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें हमारे सभी ब्लॉक्स के डेलीगेट, प्रदेश में ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक डेलीगेट और जो उसके बाद AICC डेलीगेट्स, ये प्रक्रिया है। तो अपना तो हाँ, ये जितेंद्र भारद्वाज जी कुछ आपको देखिए क्या है, संघी के डेलीगेट PCC के डेलीगेट चुनते हैं, PCC के डेलीगेट फिर ऑल इंडिया के डेलीगेट चुनते हैं, फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उसके अनुमोदन के लिए जल्द ही हमारे PCC की लिस्ट जारी होके मीटिंग की डेट आपको देने वाले हैं, बहुत जल्दी। धन्यवाद। बहुत ये अंदर थोड़ा सा है प्रेस के लिए